नमस्कार, आपको उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तरकाशी के डामटा में हुई दुर्घटना के बाद एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त कमेटी में पर्यटन, संस्कृति, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर एक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित हो और वे सुरक्षित अपने घरों को जा सके और डामटा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। देखिए, चार धाम को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, जॉइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और एसडीआरएफ के लोग हैं। सब मिलाकर जॉइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ और बाकी सबकी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के डामटा के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस के गहरी खाई में गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लेते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। वहीं इस घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए सरकार की तत्परता की प्रशंसा की है। मन बहुत इस बात से शुद्ध है। मैं उन लोगों ने जिन्होंने बहुत तत्परता से वहाँ बचाव कार्य पे लगे और सबों को निकाला, रात भर 6 बजे तक सब निकाल दिए थे सब, और बल्कि 8 बजे तक तो जौलीग्रांट में उनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया। तो ये जिन लोगों ने तत्परता दिखाई वो तो शाबाशी के बात हैं, मगर कहीं कहीं हमको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे नियंत्रित रखा जाए। क्योंकि एक समाचार ये भी है कि जो बस थी वो एक ही दिन में 3 फेरे लगा चुकी थी। कुछ इस तरीके की घटनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी डबल इंजन के दम को महसूस किया जा सकता है। बता दें कि हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने जा रहे कौशिक यहां बाजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कार्य समिति में जाते हुए यहाँ सभी लोगों से मिलना हुआ है। जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की हमारी एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं, वो एक बड़े स्तर पर पूरे राज्य के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत चाहे जनसंपर्क का अभियान हो, चाहे बड़ी रैलियों का आयोजन हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, चाहे हमारा किसान मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा मोर्चा हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, सभी लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और एक बृहत स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक प्रेस करी और जो हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है गरीब सुशासन के विषय को लेकर, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसे लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके तहत उन्होंने सारी बातों की जानकारी दी और आज दोपहर से और कल शाम तक जो हमारी प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में है, उसके आयोजन के बारे में उन्होंने बताया कि ये
समझिए चुनाव के बाद पहली कार्य समिति हो रही है और इसमें राजनीतिक प्रस्ताव और जो हमारा घोषणा पत्र है उसे लेकर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें जो हैं वो उस कार्य समिति में होने जा रही हैं और घोषणा पत्र पर जिस तरीके से काम शुरू हुआ उसे और तेज़ी देने के लिए किस तरीके से तेज़ी जाए इस पर विषय। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत मीडिया से रूबरू हुए और सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। रावत ने चंपावत में हुए उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर वोट और बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने सीएम को ज्यादा मार्जिन से जिताने के लिए चुनाव प्रणाली का उल्लंघन किया है, जिसकी प्रदेशाध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि चुनाव मैंने लड़ा, कांग्रेस ने नहीं, इस सवाल पर रावत ने साफ कहा कि इस मामले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो एक उपचुनाव था जहाँ से मुख्यमंत्री चुना और ये धारणा होती है लोगों की कि भाई जिसकी सरकार बन गई है तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों हारा है। मगर मेरा अपना मानना है, हमारा प्रयास था और हमको 15,000 के आसपास वोट कम से कम मिलने चाहिए थे। जो हमारा बहुत बुनियादी ज़मीन का कार्यकर्ता था वो वोट आना चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं पर मुख्यमंत्री के जीत के मार्जिन को बढ़ाने के उत्साह में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मांग करनी पड़ी है कि न्यायिक जांच करिए। तो क्या जानबूझ के चुनाव प्रचार में ढील? नहीं, चुनाव प्रचार में ढील भी सब ठीक हुई। हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि ये धांधली हुई, हमारे बूथ कैप्चर किए गए, हमारे एजेंट्स को बैठने नहीं दिए गए। तो ये बड़ी गंभीर बात है और आवश्यक नहीं कि ये मुख्यमंत्री की सह पर हुआ हो, लेकिन सत्ता के लोगों ने यदि जोश में आकर के कि हमको ज़्यादा मार्जिन मिल जाए, हमारा मुख्यमंत्री ज़्यादा मार्जिन से जीते और इसके लिए लोकतांत्रिक नॉर्म्स और चुनाव प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया है, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, यदि इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था है जिसको हम संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, जिसको हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर की राजनीतिक सामाजिक सोच कहते हैं, जिसको हम सामाजिक न्याय पर आधारित प्रणाली कहते हैं, यदि इस सब को कायम रहना है तो कांग्रेस को शक्ति देनी ही पड़ेगी। कांग्रेस अपने को और व्यवस्थित करना पड़ेगा, जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा और लोगों को भी जो है कांग्रेस के पक्ष में आना पड़ेगा। देखिए, हम 8वें दशक से देश को 21वीं सदी का भारत बनाने में लग गए। हमने संचार क्रांति से लेकर के पंचायतों की क्रांति से लेकर के जो है खाने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब तरीके के अधिकार, वनाधिकार आदि सब चीज़ें जो है जिससे देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए। हमने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदला, हमने एक विकासशील व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। यहाँ हम एक बात भूल गए कि जो लोग छात्रों ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल और इंटर के छात्रों ने स्कूल का नाम राज्य में रोशन किया है। इस खुशी के मौके पर स्थानीय विधायक और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी एक निजी स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कूल, शहर और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने वाले छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के जो परीक्षा परिणाम आए हैं, जो हमारे उत्तीर्ण छात्र छात्राएं, उनको बहुत बधाई दे रहा हूं। और ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का फिर से जौहर यहाँ पे दिखाया है, और मैं इसके लिए बच्चों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, हमारे अभिभावकों को बधाई दे रहा हूँ, साथ में प्रधानाचार्य जी और उनके पूरे
आचार्य गणों को बधाई दे रहा हूँ। हमारे यहाँ इंटर में आप देखिए, इस बच्चे ने हमारे यहाँ 15वीं रैंक उत्तराखंड में प्राप्त की है, तो बहुत ही बड़ा एक काम आपने किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ हाई स्कूल में 13वीं और 19वीं रैंक हमारे उत्तराखंड के अंदर इन्होंने प्राप्त की है। तो आप देखिए कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है, और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, और ये बच्चों का मैंने देखिए कि इनके यहाँ परिवार से पहले भी लोगों ने अपने जो है प्रतिभा को दिखाया है। यानी कि आप देखिए परिवार में पढ़ाई का कितना अच्छा वातावरण है, परिवार बहुत सामान्य परिवार के लोग हैं, उसके बावजूद ये बड़ा अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, और आगे के लिए 13th रैंक आई है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना पढ़ते थे? मैं 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ता था, रोज़ सुबह 5 बजे डेली उठता था। तो स्कूल के अलावा 5 घंटे पढ़ते थे? जी। तो इतनी मेहनत के बाद 15वीं रैंक आई, अगर आपको लगता नहीं कि आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेते तो अच्छी रैंक आ जाती और अच्छी? कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा। क्या कहोगे अपने दोस्तों को, क्या करना है आगे? उत्तराखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 6 जून को जारी कर दिया गया। बता दें कि हरिद्वार की दिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दिया ने बताया कि इस यात्रा में उनके परिवार ने पूरा साथ दिया और इस परिणाम से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम को लेकर कैसी तैयारी थी आपकी? एग्ज़ाम को लेके तो जैसे तैयारी मैं पहले से करती आ रही थी वैसे ही कर रही थी, और ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की, पर लगा नहीं था कि ऐसा होगा कि अचानक से मैं टॉप कर पाऊँगी, पर ये अचानक से हुआ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किस तरह सपोर्ट है घर वालों का? सपोर्ट मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी फैमिली। आगे क्या बनने की? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ, अब मैंने शुरू कर दी है और मैं चाहती हूँ कि मैं बनूँ। जी, आप किराए के मकान में रहते हैं तो कितनी दिक्कत परेशानी आती है? दिक्कतें तो बहुत आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कभी कभी पैसों की ज़्यादा दिक्कत आती है, और जिससे कि पढ़ाई के टाइम पे लाइट वगैरह भी चली जाती है तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, मतलब अपने पूरे ख़ानदान के लिए बहुत। हाई स्कूल परीक्षा में धौलधार ब्लॉक के सुभाष इंटर कॉलेज के छात्र मुकुल सिलसवाल ने प्रदेश में पहली रैंक हासिल की, तो वहीं इसी विद्यालय के आयुष जुयाल ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की। मुकुल ने बताया कि वह सेना में अफसर बनना चाहते हैं, वहीं आयुष का कहना है कि सपना डॉक्टर बनने का है। मैं आयुष जुयाल सुभाष इंटर कॉलेज धौलधार टिहरी गढ़वाल का छात्र हूँ। मैंने 2022 हाई स्कूल बोर्ड में 98.6% हासिल करे, इसलिए मैंने सेकंड रैंक अचीव करी है। तो मैं अपने इस अचीवमेंट के लिए अपने दादाजी, माता पिता, भाई और गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इसे अचीव कर पाया। तो एग्जामिनेशन के वक्त मिनिमम मैं 7 घंटे पढ़ाई करता था। तो इस वक्त मैंने लगातार पिछले साल के पेपर सॉल्व किए, जिससे मुझे एक टाइम मैनेजमेंट का पता चल गया था, और इस वक्त मैंने प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को, और लेआउट क्या रखना है, और क्या क्या हाईलाइट करना है, कितने वक्त में कौन सा आंसर होना चाहिए, ये सब इसमें फोकस करा। तो थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मुकुल सिलसवाल है। मैं सुभाष इंटर कॉलेज का क्लास 10th में स्टूडेंट हूँ। इस साल मैंने बोर्ड की परीक्षाएं दी है और इसमें 99% मार्क्स अचीव किए हैं। इसी के कारण मेरी रैंक 1 आई है पूरे स्टेट में, और मुझे इस बात की खुशी है। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर को देना चाहूँगा। टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा मुझे एनकरेज करने में, वही पेरेंट्स मेरी हर मोड़ पे साथ दिया। मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर एक नया स्ट्रैटेजी बनाया जाए, जिससे हमें हेल्प हो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह का परफॉर्मेंस देना है। उससे मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया। पिछले पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिला, इम्पॉर्टेंट नोट सीखने को मिले। इससे क्या कि ज़्यादा डीप पढ़ने को नहीं हुआ और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बना। रेगुलर आवर्स स्टडी के मेरे 4 to 5 आवर्स थे।
ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया बोर्ड का और नॉर्मल करते रहा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी का 12 पर्वतारोहियों के दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 युवक युवतियों का दल उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर वाहन से जाएंगे, जिसके बाद ट्रैक कर नीलकंठ पर्वत पहुंचेंगे। उत्तराखंड माउंटेनियरिंग के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि 6000 से अधिक ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा पीक्स उत्तराखंड में हैं। हालांकि समय के साथ जिस तरीके का पर्वतारोहण उत्तराखंड में होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, यह दल 3 दिन में ट्रैक करते हुए नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप पर पहुंचेगा और 10 दिन में नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई करेगा। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम ट्रैकिंग को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ बड़े सुरभ्य पर्वत हैं, आच्छादित पर्वत हैं, बहुत सुंदर चोटियाँ हैं, तो इसके लिए हम जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हम यहाँ पर से इंडियन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज हमारा दल जो है नीलकंठ को क्लाइंब करने जा रहा है। अभी हम लोगों को अनुमति मिली है और जिसके अभी अनुमति स्तरों पर है। एक समय था जब 2000 के पहले उत्तराखंड में माउंटेनियरिंग केवल उत्तराखंड के क्षेत्र में हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हम लोग केवल 20% तक ही जो है सीमित रह गए हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि बाकी जगह पर एक तो ये मतलब उनको बहुत आसानी से परमिशन मिलती आई हुई है। कुछ जो है हमारे शुल्क जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिए थे। जो समस्या आगे से ये प्रक्रिया है उसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही थी, कहाँ आने वाला है। इन सबको देखते हुए ये नया मौसम चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर लागू की गई टोकन सिस्टम व्यवस्था काफी कारगर साबित हुई है। टोकन सिस्टम लागू होने से पंजीकरण काउंटर पर अब तीर्थ यात्रियों की भीड़ काफी कम हो गई है। एक बार फिर व्यवस्थाओं को धरातल पर परखने के लिए डीएम देहरादून ऋषिकेश के बीटीसी परिसर पहुंचे। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से व्यवस्थाओं के बारे में हाल जाना। अधिकारियों से तीर्थ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मौके पर पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण करने के बाद टोकन सिस्टम को निरंतर जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। 4-5 दिन पहले मैं आया था और तब तक हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया था और आज टोकन सिस्टम का असर यहाँ पे दिख भी रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे कम भी हो गई है। और जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 4700 यात्रियों को कल निकाल दिया गया है और अभी तक लगभग 3500 यात्रियों को निकाल दिया गया है और सब लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। सिस्टम का मैंने जायज़ा लिया, काफ़ी भीड़ बहुत कम है और यात्रियों से भी इंटरेक्ट किया, यात्री भी खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। और जो अभी कुछ NGO से भी हम लोगों ने टाई अप किया है जो लगभग 1000 लोगों को हर दिन फ्री खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले दिन में हम सिस्टम को जितना और कंटिन्यूसली जिसमें इसमें सुधार ला सकते हैं सुधार हम लोग लाएँ। तो पहले से क्या लग रहा है और यात्री कितने आ सकते हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए जिस हिसाब से अभी स्मूदन हो गया है व्यवस्था, जितने भी यात्री आएंगे उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सक्षम हैं और हमने ज़्यादा से ज़्यादा बसेस भी रिक्वेजिशन कर ली हैं और ARTO साहब को मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आने वाले समय में अगर ज़्यादा भीड़ आती है तो उसको फैक्टर इन करते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा बसेस और रिक्वेजिशन कर लें। सर सवाल ये है कि ऋषिकेश यात्रा का प्रमुख केंद्र है, ऋषिकेश प्रमुख केंद्र है और हरिद्वार से भी यात्रा संचालित हो रही है। यहाँ बैकलॉग खड़ा होता है और वहाँ गाड़ियाँ 70% मिल रही हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए कुछ चीज़ें, देखिए इस चीज़ को हमने संज्ञान में लिया है और रेटिंग की शिकायतें अभी आ रही थी, लेकिन उसको स्मूदन आउट कर दिया गया है और आने वाले समय में आपको चीज़ें जो है और सुदृढ़ तरीके से मिलेंगी। सर चारधाम यात्रा में ना सर उत्तरकाशी में एक्सीडेंट हुआ है, तो बसों को बताया गया एक्सटेंडिंग ब्लॉक या फेल हो गया था, उसको लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए कि बसों को और तरीके से जांच करके यात्रा भेजे। देखिए उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है उसके संबंध में अभी मजिस्ट्रियल जांच गठित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वर्तमान समय में उसके बारे में बोलना कोई जल्दबाजी होगी, तो मजिस्ट्रेट जांच के जो निष्कर्ष हैं उसको निकलने दीजिए, तदुपरांत ही कुछ उसमें टिप्पणी किया जाना उचित होगा। लेकिन हर संभावनाओं को हम लोग मद्देनज़र हम लोग रख रहे हैं और यात्री की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी बसेस हैं उनकी चेकिंग प्रॉपर्ली की जाएगी और इंश्योर ये भी किया जाएगा कि जो वाहन चालक हैं उनको समुचित रेस्ट भी मिले। फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बस जो जा रही है फिटनेस पूरी तरह चेक नहीं हो पा रहा उसका। नहीं, जितने भी बसेस रवाना किए जा रहे हैं चारधाम में सब ARTO व्यक्तिगत रूप से टेस्ट कर ही रहे हैं और टेस्टिंग के बाद ही उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने चारधाम परियोजना पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोडियाला से लेकर देवप्रयाग तक जो काम चल रहे हैं उस पर भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाए जो कंपनी वहां पर पत्थर कटाई का काम कर रही है उसने करोड़ों रुपए की रॉयल्टी नहीं चुकाई है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है और ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले चारधाम परियोजना से जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक इस बात को लेकर सामने आया है कि देवप्रयाग से ये जो रोड जा रही थी ऑल वेदर रोड चारधाम यात्रा जिस रोड पर हो रही थी चारधाम सेवाओं के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते में जब रोड बनाने लगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट सीधा सरकार के साथ किया, ये कहते हुए कि भाई वहाँ पे जो पत्थर निकलेगा उस पत्थर को हमें बेचने का अधिकार चाहिए। सरकार ने 6 से 7 महीने के अंदर उनको इस बात की परमिशन दी। इस बात में जैसा आप सबको पता है कि एक रॉयल्टी सरकार मांगती है, जो कि अधिकार होता है किसी भी राज्य का। ये मांगने पर उस कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं ने ये पाया कि करीब 1,63,132 घन मीटर का पत्थर का दुरुपयोग हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि कहीं ना कहीं सरकार को, उत्तराखंड सरकार को 15 करोड़ तक का चूना लगाने की 15 करोड़ रुपए तक की रॉयल्टी का इसमें नुकसान होगा। इससे भी कहीं ज़्यादा का नुकसान होगा, परंतु ये वो है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो कि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उसके द्वारा स्थापित किए गए व्यवस्थाओं ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कैलकुलेट किया है। अब बात यहाँ पर आके अटकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसा कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स में बता चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हैं, ये डीएम, उस समय के डीएम, तत्कालीन डीएम मंगेश घिल्डियाल जी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पाया कि इस कंपनी ने, जो कि कंपनी ने कहा कि हम लोगों ने इसका पत्थर का कोई दोहन नहीं करा है, हमने उसका कहीं इस्तेमाल नहीं करा है, उसमें पाया गया कि ये लोग गलत बोल रहे हैं और इन लोगों को ये पैसा देना पड़ेगा। ये बात, ये चिट्ठी, ये सारी RTI के तहत हम लोगों ने ये चिट्ठियाँ निकाली हैं। ये 2019 में इसके बारे में हम लोगों ने पता करा। ये चिट्ठियाँ, ये देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं तो ये लगभग सारे लोगों के इसमें हस्ताक्षर हैं। इसमें राजस्व उपनिरीक्षक देवप्रयाग, राजस्व उपनिरीक्षक बछेली खाल देवप्रयाग, राजस्व उपनिरीक्षक बरकू देवप्रयाग, इन सबके सिग्नेचर हैं और सब ने ये प्रत्यक्ष रूप में लिखा है। इन्होंने माना है कि इस कंपनी को राजस्व देना पड़ेगा। अब इन सारी रिसर्चेस के बाद, इन सारे बयानों के बाद और इन सारी खोज के बाद भी ये मामला जो है वो मुख्य सचिव के पास जाके अटक जाता है। और अटक ऐसा जाता है कि ना इससे उगाही हो रही है, ना इससे उत्तराखंड सरकार को कुछ मिल रहा है। पत्थर तो जैसे मानो गायब हो गया। या तो अब इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, कंपनी या तो ये माने कि इसने वो सारा का सारा पत्थर उठा के नदी में फेंक दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो उसने नदी का कोर्स चेंज करने की धृष्टता की है। यह एक बहुत ही अक्षम्य अपराध है। जिन लोगों ने ये किया है, या तो उन्हें जेल होनी चाहिए, या तो ये तो आजीवन कारावास तक की स्थिति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि नीचे बैठने वाले लोगों की तो मृत्यु के कगार पे ये उसको ले आएगा। आश्रमों
पूर्णागिरी के मार्ग में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर उप निरीक्षक तरन्नुम सईद के नेतृत्व में चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, आजकल पूर्णागिरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आता है। इसी क्रम में यात्रियों की सुरक्षा को अहम समझते हुए बाइक पर स्टंट करने वाले, बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, साथ ही ओवरलोडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दबंगों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश के बुलडोजर चला दिया। इसी दौरान मकान में रखा करीब 80 लाख का सामान दबकर नष्ट हो गया। अब उस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नंदा कॉलोनी नंगलावर्ती में रहता हूँ और मैं 2002 से उस मकान में रहता था। उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को कोई बगैर आदेश करे 26 तारीख को हमारी औरत को चोट मारी गई, हमारी गाय भैंस खोल कर भगाई गई। कौन लोग थे वो? डॉक्टर जैन, एक कप्तान सिंह और एक ये क्या नाम कविता, ये बहुत सारे उसमें आदमी, कुछ बाहरी आदमी ला रखे थे। उन्होंने 26 तारीख को बहुत कुछ मेरी चोट मारी गई मेरी औरत को। उसमें डॉक्टरी भी हमारे पास में एसडीएम साहब ने डॉक्टरी करवाई थी, पुलिस ने हमारी डॉक्टरी नहीं हुई थी। कई बार दरोगा जी, हल्का दरोगा थे, उन्होंने बार बार फ़ोन कर लिया था, धमकी दे ली थी। छोटे एसडीएम साहब ने धमकी दे लिया था। एडीएम साहब को हमने फ़ोन किया, श्रीमान हमारा मकान ध्वस्त करने लग रहे हैं। उन्होंने कहा चलने दो। हमने कहा श्रीमान हमारे घर पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा चलने दो। तो क्या पुलिस की मिलीभगत से किया गया? सब पुलिस की मिलीभगत से भी। और फिर जब कोर्ट ने हमारा मामला दायर कर लिया गया, कमीशन बिठा दिया उस पर, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी, उसके दौरान भी 2 तारीख को वो फिर पहुंचते हैं वहाँ, ज़बरदस्ती करने लगे। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, 112 नंबर फ़ोन किया, एसएसपी सबको फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस बहुत देर पहुंची और मेरे को ही बिठा गए कोर्ट में, इसमें थाने में लाकर बंद कर दिया गया। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोके जाए। ये कोर्ट का आदेश है, कमीशन की भी रिपोर्ट है, अमीन की भी रिपोर्ट आई हुई है उसमें। एसडीएम से भी गुहार लगाई थी। उन्होंने यूँ कहा था ठीक है आपको हम शनिवार को बुलाएंगे, फिर हमारे को बुलाया नहीं गया। ये राजवीर सिंह जी हैं, पूर्व फौजी। ये इनका मकान पिछले महीने तोड़ दिया गया। बार बार पुलिस प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी मकान पे बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें इनका सारा सामान, गायें, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ये डॉक्टर साहब हैं, जैन साहब, उन्होंने चलाया है। और इसमें बार बार प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं क्या उनके पास में कोई प्रशासन से लिखित आदेश है जिसके द्वारा उन्होंने बुलडोजर चला के मकान तोड़ दिया, फिर उन्होंने दोबारा निर्माण शुरू किया? क्या उनके पास कोई आदेश है? कोर्ट से स्टे हो रखा है कि इसका मलबा ना उठाया जाए, उसके बावजूद वो लोग बराबर रोज़ निर्माण कर रहे हैं। और ये अगर वहाँ पे शिकायत करते हैं, 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस प्रशासन पे कॉल करते हैं, तो उठा के उल्टा इन्हें बंद कर दिया जा रहा है। कल भी ये शाम को 7 बजे छोड़ा। 2 तारीख में उन्होंने निर्माण किया, 2 तारीख में इन्हें रात में छोड़ा गया जब डीआईजी के यहाँ फैक्स किया, वकील ने सब कुछ किया। तो बार बार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी रजिस्ट्री हम उठा के इन्हें बंद कर रही है। बार बार ये कि अगर आप वहाँ जाओगे, निर्माण रोकने की कोशिश करोगे तो हम आपको बंद कर देंगे रोज। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।